गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? एवरीथिंग इज फाइन। अब हम लोग कल्चर वाले पोर्शन को देखते हैं। कल्चर में स्पेशली अगर आप देखिए तो जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है उसको भी मैंने थोड़ा सा देखा है, उस हिसाब से हम चीजों को देखेंगे। आपके सिलेबस में तो विशेष तौर पर अगर आप देखिए तो जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें ज्यादातर अपने बिहार से रिलेटेड चीजें ही पूछी गई हैं और जो कि मेंशन आपके सिलेबस में जो है उसमें पर्टिकुलरली चीजों को स्पष्ट नहीं किया है। जो सिलेबस है, लेकिन यह है कि जैसे आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा अकाउंट में रखूं तो वो आपको ज्यादा समझ में आएंगे कि जिसे आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र, नेहरू से संबंधित प्रश्न भी होंगे। और इसमें है बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न, इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा वगैरह से के आरंभ विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बिहार से संबंधित। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। ये आपका सिलेबस मैंने आपके सामने पढ़ दिया। तो इसमें इस बात को अगर आप देखो तो जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है आपके उसमें भी मैंने जो देखा है तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है उसमें मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन है और कुछ प्रश्न जो है वो एग्जैक्ट जो सिलेबस दिया उसमें से मैं देख रहा हूं कि मौर्य कला पे बौद्ध धर्म के प्रभाव को देख रहा है, पूछ रहा है। यहां ये स्पष्ट करना चाहूंगा बच्चों कि अगर आपको सिलेबस की समझ होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मौर्य कला उसने पूछा, लेकिन मौर्य कला में भी अगर आप देखिए तो बौद्ध धर्म को पूछ रहा है, यानी बौद्ध धर्म भी आ गए। भाई बौद्ध धर्म में जो चीजें हैं विषय वस्तु के रूप में उसको मौर्य कालीन कला में चित्रित किया जाता है। ये जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण। तो यहां ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न तीनों की कला और संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको सब तैयार करके रखो। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी पोर्शन अगर आपसे पूछता है मौर्य कला भी, तो मौर्य कला को लिखने के क्रम में भी इंडस वैली में अगर कुछ हुआ तो उसको कोड करोगे। पटना चित्रकला में भीमबेटका का क्या पुट है उसको कोड करोगे, नंबर तब ज्यादा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा।
ये जो है महत्वपूर्ण। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है, मैंने जो पेपर देखा आपके लास्ट ईयर के, उनमें जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन या नेचर ऑफ क्वेश्चन है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अंतर संबंधित करके प्रश्न पूछ रहा है, अंतर संबंधित करके प्रश्न को पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम चीजों को वन डायमेंशनल नहीं तैयार करेंगे। मौर्यकालीन भवन निर्माण को पढ़ना है तो भी आपको इंडस वैली जानना होगा, धर्म को जानना है इंडस वैली में जानना, क्योंकि इंडस वैली आरंभ है जहां से इन सारी चीजों की प्रामाणिकता सिद्ध हो। तो इस तरह से हम जो है कला को देखेंगे। कला और संस्कृति में अगर आप महत्वपूर्ण चीज देखेंगे तो वो यह है कि कला के जो भी विभिन्न पक्ष हैं उनको भी अगर आप देखें तो इसमें वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और ललित कला, कला में इन सारी चीजों को हम देखें, क्योंकि जब बेसिक आपके दिमाग में बैठ जाए, कला क्या है? कला एक अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति जो मूर्त अमूर्त दोनों रूप में हो सकती है। मूर्त और अमूर्त, मूर्त अमूर्त दोनों रूपों में हो सकती है। इस तरह से इनको आप देखो। अब वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ललित कला। ललित कला में आपको संगीत, नृत्य, गायन, वाद्य, अभिनय, इतनी चीजें आपको ललित कला में जाननी। तो इस तरह से इसको हम पूरा पढ़ेंगे, यानी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों को हम दिमाग में रखें। क्योंकि अगर आप तीनों को दिमाग में नहीं रखोगे तो आप किसी भी काल का उत्तर अच्छा नहीं लिख सकते। ये कंपटीशन है बच्चों। इसमें मौर्य कला को भी लिखने के लिए आपको इंडस की जानकारी होनी चाहिए, इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता की कला की जानकारी होनी चाहिए। वास्तु वस शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है बसने या रहने से। इस तरह से, और स्थापत्य शब्द जो है यह भी वास्तु का पर्यायवाची है। यद्यपि कला में इन दोनों को समानार्थक शब्द में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन
एक सूक्ष्म अंतर आप देख सकते हैं। जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा अप्रोच होता है यानी दृष्टिकोण होता है उसमें भौतिकता होती है। जैसे जिस क्लासरूम में हम हैं या जहां बैठकर पढ़ रहे हो, अपने स्टडी रूम आपका होगा, तो वो वास्तुकला का उदाहरण है। लेकिन जब हम स्थापत्य की बात करते हैं तब उसमें एक आध्यात्मिक या धार्मिक पुट भी आ जाता है। अप्रोच में धार्मिकता आ जाती है, स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। इस तरह से भी इनको आप देख सकते हो कि कैसे जो है वही चीज, ईंट पत्थर सीमेंट सारी चीजें वही इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन एक भवन और एक मंदिर। अब मंदिर निर्माण तो बहुत बात की चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए बच्चों, तो मंदिर में भी वास्तुकला का ही निदर्शन है, की ही प्रस्तुति है। इस तरह से एक सूक्ष्म अंतर हम कर सकते हैं, वैसे ज्यादा तो अंतर नहीं, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर दिखाई देता है जिसको आप देख सकते हैं। अब जब हम वास्तुकला की बात करते हैं बच्चों, तो वास्तुकला का इतिहास तो बहुत प्राचीन काल से, इवन इसका इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव का इतिहास। कारण क्या है? ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे प्रीलिम्स में कि पहले मानव खुले आकाश के नीचे रहता था, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर घूमता रहता था भोजन की तलाश में, और धीरे धीरे टेम्परेचर घटा, ठंड आई और मानव गुफाओं में आश्रय लेना शुरू कर दिया, शैलाश्रय। अब गुफाएं, शैलाश्रय या वृक्ष यहां, अच्छा ये भारत में ही नहीं बच्चों, बल्कि अगर आप देखो तो ये यूरोप में भी, स्पेन फ्रांस वगैरह में भी अगर आप देखो तो तमाम ऐसी गुफाएं मिली जिनको अगर आप देखो तो वहां मानव ने अपनी गतिविधियों को चित्रित किया कि कैसे वह रहता था, क्या पहनता था, क्या खाता था। इवन जो गुफाएं मिली हैं उन पर जो आकृतियां हैं, वे आकृतियां एक प्रकार की लिपि है। चित्रकारिता तो है ही है, लेकिन चित्रकारिता भी क्या है? चित्रकारिता भी एक प्रकार की लिपि है, क्योंकि जब मानव बोलना नहीं जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो वो क्या करता था? अपने मनोभाव जो थे उसके मनोभावों को कैसे व्यक्त करता था? तो मनोभावों को वह जो है वो चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था। इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसा उसका बौद्धिक विकास होता गया, वह तमाम तरह के सृजन करने लगा, सृजनात्मकता उसके अंदर आने लगी। और चूंकि प्रागैतिहासिक काल जो था, पहला भाग जिसको इतिहास का कहते हैं, उस काल में मानव अविकसित टाइप का था। नवपाषाण काल जब आता है तब जाके थोड़ा सा मानव सभ्यता विकसित होती है।
उल्लेखनीय विशेषताएं जो मिलती हैं वो उसी काल से मिलती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से हम देखते हैं कि हमें वास्तुकला के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहां भवनों का निर्माण व्यापक पैमाने पर किया। चूंकि ये नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसमें तमाम महत्वपूर्ण चीजें दिखाई देती। तो इस तरह से अगर हम देखें तो स्पष्ट होता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले मोटे तौर पर देखें ये सभ्यता आती है, और उस युग में भवनों का जो निर्माण देखा है, जो नगर नियोजन देखा है, सड़कों का विन्यास देखा है, जल निकास प्रणाली है, ये अद्भुत है। यानी एक तरह से देखें आप तो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में जो बातें दिखाई देती हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी। कैसे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ भवनों में, समकोण पर काटती हुई सड़कें, व्यापक पैमाने पर पक्की ईंटों का प्रयोग इससे पहले नहीं हुआ। निजी आवास के साथ साथ सार्वजनिक महत्व के भी भवन बने। बृहत स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, गोदीबाड़ा। यही नहीं, हड़प्पा सभ्यता की जो नगरी नियोजन का है, नगर नियोजन का जो प्रमाण मिलता है, उसमें देखिए अब तो बहुत सारी चीजें एक ग्रिड पद्धति के तहत नगर को बसाया गया है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो संरचना उभरती थी उन्हीं संरचनाओं में भवनों का निर्माण किया जाता था, जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कई मंजिले भवन होते थे। भवनों के बीच में आंगन होता था, किनारे साइड में कुआं होता था। मोहनजोदड़ो वगैरह से तो बाकायदे बड़ा सा एक ग्रेट बाथ मिला है, बृहत स्नानागार का प्रमाण मिला है। इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों की कैसे हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन हुआ था। नगर को दो भागों में या दो टीलों में बांट कर रखा गया। एक पश्चिमी टीला जिसे हम दुर्ग टीला कहते हैं, जिसे रक्षा प्राचीर से घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण लोग रहते थे, चाहे वो प्रशासकीय वर्ग है, पुरोहित वर्ग हो या अन्य महत्वपूर्ण, जो जिनको आज की शब्दावली में आप वीवीआईपी कहते हैं। इसके अलावा पूर्वी टीला या नगर टीला, इससे रक्षा प्राचीर से नहीं घेरा गया था। यह सामान्य लोगों के लिए था, व्यापारी या अन्य जो सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। थोड़ा नीचे तल पर था, दुर्ग टीला ऊपर पर था। तो नगर नियोजन में ये जो खास बात देखने को मिलती है, कहीं कहीं जैसे त्रिस्तरीय नगर नियोजन है, जैसे धौलावीरा वगैरह क्षेत्र में। इसके विभिन्न पुरास्थल हैं जहां से इनके प्रमाण मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंध में, हड़प्पा पंजाब में है, धौलावीरा अपने गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। इस तरह से
हड़प्पा सभ्यता, चूंकि हड़प्पा नामक पुरास्थल से इसकी जानकारी मिली थी, इसलिए इसके नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे भवन निर्माण में एक व्यवस्था ऐसी थी कि बाथरूम का पानी, किचन का पानी छोटी छोटी नालियों के द्वारा निकल जाता था। बड़ी नाली से मिल जाती थी, नाली को बाकायदे सोख्ता पैड से ढक दिया जाता, बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। उसके सफाई की भी व्यवस्था की जाती थी। यानी जल निकास प्रणाली इतनी खूबसूरत थी कि बता नहीं सकते। उतनी खूबसूरत उस समय किसी सभ्यता में नहीं थी। नगर नियोजन तो इतना खूबसूरत था कि वर्तमान में जैसे जयपुर और चंडीगढ़ वगैरह में इसकी प्रतिलिपि हम देख सकते हैं। इवन 18वीं सदी के लंदन और पेरिस में भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी जितना खूबसूरत नियोजन आयोजन हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। इस तरह से भी ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो एक व्यवस्थित नगर नियोजन का प्रमाण मिलता है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों को देख सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें व्यवस्थित हो रही। पक्की ईंटों का प्रयोग एक खास बात थी, लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी हैं। जैसे अगर आप देखें तो फर्श को पक्की बनाने के प्रयास किया जाता था, जिसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। तो कुल मिला के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हड़प्पा नगर नियोजन में मिलती हैं उसको मैंने आपके साथ शेयर किया, उदाहरण के साथ कहां से कैसे प्रमाण मिले हैं। यानी वास्तुकला का वास्तविक प्रारंभ यहीं से माना, यहीं से वास्तविक रूप में सामने। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता हमारे लिए गौरवपूर्ण स्थान रखती है। पश्चिम के लोग कहते थे कि आपके यहाँ कौन सी सभ्यता थी, तो उनको ये दिखाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि देखिए हमारे पूर्वजों ने एक विकसित नगरीय सभ्यता को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें खूबसूरत जल निकास प्रणाली थी, क्रॉस वेंटिलेशन था, दरवाजे खिड़कियां थी, दरवाजे गलियों में खुलते थे, लोथल में सड़कों पर भी खुले। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप में प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद आप देखिए तो जैसे वास्तुकला का अंत सा हो गया, ये सभ्यता लगभग 1750 के आसपास विनष्ट हो गई। उसके बाद तो हमें वास्तुकला के प्रमाण ऐतिहासिक काल में मिलते हैं। वैदिक युग में हमें इस ढंग के कोई प्रमाण नहीं। 600 बीसी के आसपास फिर हम जो है ऐतिहासिक काल में, जिसे हम बुद्ध युग कहते हैं, बुद्ध युग या ऐतिहासिक काल हम कह सकते हैं। बहुत सारे नाम इसके। ऐतिहासिक काल 600 बीसी, द्वितीय नगरीकरण का समय, धार्मिक क्रांति का समय, बहुत सारे, महाजनपद का। बौद्ध धर्म का जब विकास होता है बच्चों, यानी जब बुद्ध आते हैं
तब हम देखते हैं इसमें कैसे चैत्य आते हैं, स्तूप आते हैं, विहार आते हैं। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है, चैत्य, स्तूप, विहार वगैरह। वास्तव में अगर आप देखें, गुफा को भी रख सकते हैं, स्तंभ को भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं। बुद्धि में यानी ऐतिहासिक काल में हमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिल जाएंगी। और लेकिन मौर्य काल के पहले काष्ठ कला ही महत्वपूर्ण थी। मौर्य काल में हम जाकर देखते हैं बच्चों, तो कला काष्ठ कला से मुक्त होती है। इसके पहले जो कला थी वो पत्थर की कला कम थी, और इसमें जो है जो उल्लेखनीय बात है वो ये कि मौर्य काल में जब हम देखते हैं वास्तुकला के क्षेत्र में, तो हमें एक विशेष प्रगति दिखाई देती है कि कैसे राजप्रासाद वगैरह का निर्माण किया गया। मौर्य काल का जो राजप्रासाद था बच्चों, अगर आप उसको देखें तो सूसा और एक बतना के निर्माण भी फेल है, जैसा कि मेगस्थनीज कहता है, फाहियान भी कहता है। चीनियत्री फाहियान ने भी मौर्य राजप्रासाद के बारे में बताता है कि मौर्यकालीन जो राजप्रासाद था कितने एरिया में विस्तृत था। फाहियान तो कहता है कि इसका निर्माण दैत्यों ने किया था, इतनी भव्यता और विशालता थी इसमें। मौर्य काल में ही वास्तुकला का ऐतिहासिक संदर्भ में प्रयोग मिलता है। इसमें अगर आप देखें तो भवनों के निर्माण, स्तंभों का निर्माण, स्तूप का निर्माण, चैत्य का निर्माण, गुफाओं का निर्माण, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो विशेष उल्लेखनीय बात है कि कैसे जो है संरचनाएं बनती गईं। बाद में यही चीजें मंदिर कला के रूप में सामने आती हैं, बहुत सारी मंदिरों का विकास होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो वास्तुकला है ये पूरे प्राचीन काल के संदर्भ में देखेंगे तो मंदिर निर्माण में जाके पूर्णता को प्राप्त करती है। और स्पेशली अगर आप स्तूप को देखेंगे, स्तूप मौर्य काल में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इवन कहा जाता है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। लेकिन 84,000 थोड़ा हो सकता है अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, क्योंकि 84,000 के प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है व्यापक पैमाने पर करवाया हो, बट ये है कि इतना नहीं बनवाया गया था कि 84,000 की संख्या कुछ होती है। बट ये है कि जैसे सांची में जो स्तूप है उसका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और चूंकि स्तूप का जो निर्माण था वो मूलतः बौद्ध या बुद्ध से संबंधित था, और अशोक बुद्धिज्म को मानता था, यानी बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए इसको बनवाया। तो अगर आप देखें स्तूप को, अगर हम देखें बच्चों, तो ये एक तरह से उल्टे कटोरे की आकृति थी।
ये है, ये है, और इसके ऊपर ये हर्मिका है, इसके ऊपर एक छत्र है जो उदारता श्रद्धा सम्मान का प्रतीक है। इसे हम हर्मिका कहते हैं, हर्मिका। इसे हम अंड कहते हैं। इसको चारों ओर से घेर दिया जाता था और एक आधार था जिस पे बनाया जाता था, और यही जो है तमाम जो है तोरण टाइप के बने थे प्रवेश के लिए। और तो इस तरह से आप देखें तो ये हर्मिका सबसे पवित्र, सबसे पवित्र। इसमें बुद्ध के किसी अवशेष को रख दिया जाता था। यहाँ ये एक प्रदक्षिणा पथ के रूप में था जहां लोग परिक्रमा करते थे। तो उल्टी कटोरे की आकृति होती थी और ये एक छत्र होता था। छत्र, ये क्या होता था? छत्र होता था। उदारता श्रद्धा सम्मान का जो है प्रतीक होता था, ये छत्र होता था। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। और यहां अगर आप देखिए तो मुद्दा ये है कि ये बुद्ध के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए था। स्तूप के जो प्रकार हैं बच्चों, स्तूप है, ये स्तूप है जिसको आप देख रहे हैं उल्टे कटोरे की आकृति में। इसमें शारीरिक, पारिभोगिक, भौगिक, उद्देश्य और संकल्पित, उद्देशिक और संकल्पित। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 4 भाग हमें स्तूप में मिलते हैं। जब हम शारीरिक की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें हम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों को, धातु अवशेषों को, जैसे दांत, नख, केस आदि को यहां रख करके बनाया जाता था। ये शारीरिक होता है। पारिभोगिक का मतलब ये होता है बच्चों की, जैसे बुद्ध ने चरण पादुका, चटाई जो सब इस्तेमाल किया था उसको हम पारिभोगिक कहते हैं। उद्देशिका या उद्देशिक जो था कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्थान है, कि जैसे लुम्बिनी में पैदा हुए, गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनारा में मृत्यु हुई। तो 4 जो है ये उद्देशिक स्थल के रूप में जाने जाते। इस तरह से हम इस स्तूप को देख सकते हैं। संकल्पित, ये कुछ ऐसे बुद्ध के अनुयायी लोग थे जो पूजा के निमित्त जिसको बनाया गया है,
और इसे पुण्य का काम माना जाता है। जैसे रोमनदेई स्तूप, सारनाथ स्तूप इसके उदाहरण। संकल्पित की, पूजार्थक भी कह सकते हैं, संकल्पित या पूजार्थक, कि कैसे ये जो है। तो इस तरह से ये स्तूप के प्रकार हैं। स्तूप के प्रकार, स्तूप के प्रकार। बाय द वे आपसे अगर पूछता है तो आप ये बता देंगे, इसको हम वेदिका या रेलिंग कहते हैं। वेदिका, प्रवेश द्वार, रेलिंग जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, ठीक है, वेदिका कहते हैं। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये चीजें महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। ठीक, तो इस तरह इनको आप देख सकते हैं। और कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो स्तूप जो बनवाए गए वो ईंट पत्थरों से ही बनवाए गए हैं। स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाया, उसमें सांची का जो स्तूप है, स्तूप सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। सांची मध्य प्रदेश में। तो ये भी दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा, उत्तर लिखते समय दो चार बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको मेंस देना है। प्रीलिम्स में मान लीजिए रट्टाफिकेशन से चल जाएगा, मेंस में चीजों को बहुत सिस्टमेटिक। जैसे स्तूप एक वास्तु संरचना है जिसके कई भाग होते हैं, जैसे चबूतरा, अंड, हर्मिका, छत। यह उल्टे कटोरे की आकृति का होता है। इसमें हर्मिका सबसे पवित्र होता है, यहीं पर सबसे पवित्र वस्तु रखी जाती है, क्योंकि स्तूप मूलतः बुद्ध से जुड़ा हुआ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके धातु अवशेषों को लेकर के विभिन्न राज्यों ने, जो गणतांत्रिक और राजतंत्रात्मक, राजतांत्रिक दोनों प्रकार के थे, तो ये जो है ऐसा करते हैं। अब यहां अगर आप देखें तो ये स्तूप जो है श्रद्धा, आस्था, विश्वास के प्रतीक बन जाते हैं। जैसे हर्मिका में जब कोई चीज रख दी जाती है तो वो सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है, आस्था का प्रतीक। इसी के ऊपर छत्र होता है, तो जो इसको श्रद्धा, सम्मान और उसमें व्यक्त करता है, इसको इस तरह से भी हम देखते हैं। ठीक, तो ये जो है महत्वपूर्ण रूप में माना जाता है। अब अगर आप देखें बच्चों, तो इसमें जो खास बात देखने को मिलती है वो ये कि ये आकृति ही धीरे धीरे मंदिर में विकसित हो जाती है, हर्मिका गर्भगृह में तब्दील हो जाती है, फिर तमाम तरह की शैलियां विकसित होती हैं। हम उसको बाद में देखेंगे।
ये ईंट पत्थर के बने होते हैं। अब अगर बाय द वे आपसे पूछता है, जिसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यहीं लगे हाथ हम चैत्य की संरचना भी बना दें। ये चैत्य की संरचना। ये पवित्र जगह, पवित्र स्थल, पवित्र स्थल है। अब अगर आप देखिए, चैत्य का प्रमाण हमें ऋग्वेद से मिलता है। चैत्य चिता से बना है, चित से बना है, जहां एक ठूहे की आकृति होती है, सॉरी एक गोली संरचना किनारे में होती है। इस तरह से इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे, इसको आप देख सकते हैं मोटे तौर पर अंदर से प्रवेश द्वार होता है, अंदर ये महत्वपूर्ण चीज होती है। ये भी जहां लोगों को जला दिया जाता था और वो पवित्र रूप में स्थापित होना, बाद में धीरे धीरे ये देवालय के रूप में जाना गया। शायद देवालय के रूप, बेसिकली ये गुफा स्थापत्य के भाग है, गुफा स्थापत्य के भाग हैं चैत्य, स्तूप और विहार। इसको इस तरह से देख सकते हैं। इज इट क्लियर? इनको इस तरह से हम देखें तो स्पष्ट होता है कि ये कैसे जो है विकसित हो रहे। 600 बीसी के बाद ये चीजें सामने आई। मौर्य काल में इनको एक ऐतिहासिकता, बिहार जो होते थे बच्चों, बिहार को अगर आप देखिए तो बिहार एक तरह से कमरे नुमा होते थे। इस ढंग से कमरे नुमा बिहार होते थे। बिहार मतलब जो है रहने का स्थान। अपने बिहार का नाम इसीलिए है बिहार क्योंकि ये निवास स्थान, भिक्षु निवास, भिक्षु निवास, ये भिक्षु निवास था। इस तरह से स्तूप, चैत्य, विहार ये गुफा वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण है और ये हमें जो है विभिन्न जगहों से मिलते हैं। प्रमाण भी इनके खूब मिल रहे हैं। अपना बिहार तो नाम ही है इसका बिहार, इसीलिए क्योंकि यहाँ बिहारों की खूब संख्या थी। हमारे बिहार के शासकों ने साधु सन्यासियों के लिए खूब बिहार बनवाए, दान में दिए। बिंबिसार से हिले बिलवन विहार, बुद्ध को दान दिए। इस तरह से जगह जगह जो है आपको बहुत सारा बिहार मिल जाएगा। चूंकि यहाँ इसकी बहुलता है इसलिए इसका नाम ही बिहार है। अब इसी रूप में ये जाना जाता है। देखिए इतना प्रतिभा संपन्न राज्य, जमीन में इतनी प्रतिभा, टैलेंट है, लेकिन पता नहीं वो टैलेंट
को किसकी नजर लग गई है कि जो दर्जा होना चाहिए बिहार का वो है नहीं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि सबसे विकसित राज्य होना चाहिए, और यह सबसे अविकसित राज्यों में इतना टैलेंट है। यहाँ इतने आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर नेता पैदा हुए, अपना विकास में इंटरेस्ट लिए, बिहार के विकास में इंटरेस्ट नहीं लिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। खैर चलिए, तो इस तरह से अगर बाय द वे, जैसे एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आपसे पूछ सकता है कि गुफा स्थापत्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इसका मतलब इसकी समीक्षा कर, कुछ इस ढंग से भी प्रश्न बन सकता है। या गुफा स्थापत्य चैत्य के वर्ण विषयों का विश्लेषण कर। ध्यान रखेंगे आप बच्चों कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं बच्चों कि अशोक के काल में इसका विशेष विकास हुआ। तो अशोक को भी लेकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक के काल में गुफा स्थापत्य का विकास किस रूप, क्योंकि अशोक ने तो बहुत सारी गुफाओं को भी खुदवाया, चाहे वो सुदामा गुफा हो और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा भी गुफाएं खुदवाई गई। लोमस ऋषि की गुफा, अशोक के काल में विश्व झोपड़ी, कर्ण चोपड़ की गुफा, वर्धथी का दशरथ के काल में, उसके पौत्र के काल में तो बहुत सारी गुफाएं भी बनवाई गई। ये गुफाएं भी महत्वपूर्ण है। तो ये कई तरह से पूछे जा सकते हैं, वर्ण विषय के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा बच्चों कि जो प्रश्न आएगा उत्तर, तो आप उत्तर लिखते समय इनको बनाइएगा जरूर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य अब यह है कि आपके नंबर कैसे बने। तो जैसे हर्मिका है, अंड है, वेदिका है, छत्र है, इसको यष्टि बोलते हैं, यष्टि, ये स्पष्ट होना चाहिए। पवित्र स्थल है, ये कमरे हैं, कमरा, कमरा, इस तरह से इनको आप देख सकते हो। तो कुल मिला के जो है ये संरचना आपको बनानी है। अगर आपसे गुफा स्थापत्य पहुंचता है तो इन सारी चीजों को आप स्पष्ट बताओ, यद्यपि आपसे वो इंडिविजुअली भी चीजों को पूछ सकता है, जैसे स्तूप क्या है, इसकी संरचना कैसी है, इसकी मूल बातें क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको उसमें ये बनाना है इस रूप में, इसको पूरा मैप बनाओ और फिर विशेषताओं को लिख दो कि ये ऐसी संरचना है, इस रूप में इसको स्पष्ट करो। तो ध्यान रखना कि जब भी इस ढंग के क्वेश्चन आएंगे तो आप
इनका चित्र जरूर बनाएंगे, कोई गप्पेबाजी नहीं करना है, ये चित्र जरूर होना। इसलिए मैं बनाया भी इसीलिए, चाहता तो वर्णन करके आगे बढ़ जाता, लेकिन नंबर आपको तभी मिलेगा जब ये बताएंगे। भाषा भी बताइए, भाषा के माध्यम से लिखिए और चित्र भी बना दीजिए, तो बहुत शानदार नंबर, प्रॉपर मतलब मजिस्ट्रेट बनने वाला नंबर दे देगा आपको अगर इस ढंग के क्वेश्चन। वर्ण विषय में बुद्ध है, बुद्ध के जीवन से संबंधित चीज है, तो इस तरह से इनको जो है एक दो उदाहरण दे दे, चार पांच चीजें जैसे विशेष रूप से रखो, संरचना बता दिए, प्रकार बता दिए, स्थान कहाँ कहाँ से मिले हैं, शासक बता दिए, औचित्य बता दिए, बस हो गया कंप्लीट, और इसको बना दिए। तो इस तरह से ये चीजें पूरा क्लियर करें अगर आप जो है बनाते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाएगा अपने आप। इसके बाद अगर आप देखिए इस स्तूप स्थापत्य कला से संबंधित जो चीजें हैं, तो चूंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मौर्य काल को व्यक्त किया है, तो हम मौर्य काल के थोड़ा स्तंभों को भी स्पष्ट करेंगे। कोई आकृति, ये अंड है, ये कमल घंटा की आकृति है, कमल घंटा की आकृति, इस शीर्ष, तो इसलिए जो है कमल घंटा की आकृति है, शीर्ष अंड ये होता है, ऊपर से नीचे की ओर पतला होता जा रहा है। और इनमें अगर आप देखिए तो जैसे इन स्तंभों में, जैसे ये एकास्मक स्तंभ, एकास्मक स्तंभ, शीर्ष पर जानवर, कमल की आकृति, अब इसमें क्या है कि अशोक ने, इवन माना ही जाता है बच्चों की जो अशोक की स्तंभ है, स्तंभ, ये स्तंभ अशोक की वास्तु संरचना के जो है वो महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है, या श्रेष्ठ उदाहरण आप मान सकते हैं, श्रेष्ठ उदाहरण। अब इसमें जो खास बात है वो कि चुनार से इन पत्थरों को लाया जाता है। अच्छा, इनमें खास बात देखिए कितने टन वजनी है, कहीं इनमें जोड़ नहीं, एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया। आकृतियां जैसे कमल घंटा की आकृति या शीर्ष, यहाँ चीजें जो है अपने हिसाब से इसमें स्थापित की गई है। और जैसे इसमें एक सारनाथ का स्तंभ है, इसमें चारों दिशाओं में चार से सिंह लाइन
एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हैं, नीचे चक्र बना है। और ये अशोक स्तंभ हमारा राजकीय चिन्ह भी बन चुका है। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 4 पशुओं के चिन्ह है। सिंह है, वृषभ है, हाथी है, घोड़ा है, उसके चिन्ह बनाए गए। इसका मतलब ये है कि इनका भी कोई न कोई जो है औचित्य रहा। अब इसको 2 दृष्टियों से व्याख्यायित किया जाता है। अगर एग्जाम में अशोक के स्तंभों को आपसे पूछता है तो स्तंभ भी बनाएंगे, कम से कम इतना तो आप बना ही देंगे। ऊपर से नीचे की ओर छोटा होता जा रहा है, मतलब चौड़ाई इसकी कम होती जा रही है। कमल घंटा की आकृति शीर्ष आप दिखा, शीर्ष पर अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं हाथी बना दो, यहाँ शंकिसा में है। लवरिया नंदन में है वृषभ, उसको बना दो। सारनाथ में सिंह है, उसको बना दो। इसमें खास क्या है कि स्तंभ ये स्वतंत्र जगहों पर लगाए गए हैं, एकास्मक हैं, बिना आधार के हैं, नीचे से ऊपर पतले होते जा रहे हैं। इन पर तमाम जो है मूर्तियां बनाई गई हैं जानवरों की, और इनकी प्रतीकात्मक व्याख्या भी होती है। उसको ऐसे भी देख सकते हो बच्चों, जैसे अब आप देखो, बाय द वे आपसे प्रश्न पूछ ले, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से जब हम व्याख्या करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा और आप ज्यादा अच्छा लिखोगे। कि मौर्यकालीन स्तंभ वास्तुकला के उस युग की सुंदरतम संरचना है। कुछ इस ढंग का क्वेश्चन बना, तो आप इसको बनाओगे, चित्र में बनाओगे, इसके भाग दिखाओगे, फिर कुछ 1-2 उदाहरण दोगे आपकी। जैसे संकिसा के स्तंभ के शीर्ष पर हाथी है, रामपुरवा पर वृषभ है, शेष जगहों पर सिंह है, सारनाथ पर सिंह है, ये बताओगे आप। और एक और जो खास बात है वो ये है बच्चों कि इनके नीचे जो जानवरों की आकृतियां हैं वो विशेष रूप से उल्लेख, जानवरों की आकृतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसको ऐसे देखो, जैसे सिंह, सिंह बुद्ध क्षत्रिय थे इसलिए सिंह बुद्धिज्म की दृष्टि से। वृषभ, बुद्ध का जन्म वृष लग्न में हुआ। हाथी इनके गर्भ में आने का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। तो सारनाथ स्तंभ के नीचे अगर आकृतियां बनी हैं तो उसके मूल में धार्मिक संकल्पनाएं, ये तो बुद्धिज्म की दृष्टि से हम देख रहे हैं इसको। लेकिन इसको हम हिंदू धर्म की दृष्टि से भी देख सकते हैं। जैसे सिंह मां दुर्गा का, वृषभ भगवान शिव का, घोड़ा सूर्य भगवान का, हाथी इंद्र का, ऐरावत हाथी। तो दोनों बातों को आप देख सकते हैं कि कैसे ये चीजें इसमें दिखाई। तो इस तरह से मौर्यकालीन जो स्तंभ है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब 1-2 उदाहरण इसमें आप दे दीजिए।
और चाहो तो इसकी थोड़ी सी तुलना भी कर दो। अगर बाय द वे आता है स्तंभ, इसकी तुलना थोड़ा सा कह दो कि जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक का जो स्तंभ है ये ईरानी प्रेरणा का प्रभाव या ईरानी प्रभाव, क्योंकि ईरान में डेरियस ने स्तंभ उत्कीर्ण करवाने की परंपरा शुरू की थी। डेरियस 600 बीसी के आसपास का शासक था। अशोक 3री सदी ईसा पूर्व का था। तो इस तरह से आप देखिए तो स्पष्ट होता है कि इसका मतलब है कि यह जो है वह ईरानी प्रभाव था, लेकिन दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता। अगर आप देखो, जैसे ईरानी स्तंभ एकास्मक नहीं, यानी टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया, मंडलाकार और टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया है ईरानी स्तंभ। जबकि अशोक का स्तंभ एकास्मक। तो अगर ईरानी प्रभाव होता तो इसमें भी जोड़ते। ईरानी जो स्तंभ हैं वो शासकीय भवनों में लगाए, ये स्वतंत्र रूप से। ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियां और यहां पशुओं की आकृतियां जिनका धार्मिक औचित्य है। ईरानी स्तंभ नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही आकृति में है, मोटाई चौड़ाई एक ही, नीचे से ऊपर तक चौड़ाई एक जैसी। ये स्वतंत्र रूप में गाड़ दिए गए हैं और वो चौकी पर बैठाए गए। इनके शीर्ष में कोई प्रतीकात्मकता नहीं, ये बिल्कुल सपाट से हैं, वो गड़ारीदार हैं, मतलब इसमें गड़ारी बनी हुई। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो दोनों में बहुत ज्यादा समानता है, बहुत ज्यादा अंतर है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे जो है इन स्तंभों का निर्माण में। अच्छा, और देखिए इसकी जो पालिश यानी ओप जो है, कुछ लोग कहे कि जो है इसकी ओप यानी पालिश जो है ईरानियों की नकल है, क्योंकि वहां जो है पहले था। लेकिन अब तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने बाकायदे इसको सिद्ध कर दिया है कि ओप का प्रमाण आपस्तंभ सूत्र में मिलता है। और ये भारतीय कला की विशेषता है कि कैसे मृदभांडों को चमकीला बनाया जाता था, इसका उल्लेख आपस्तंभ सूत्र में है। इस लक्षणी कर्णय शब्द का प्रयोग किया है जो उपदार पालिश का सूचक है। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि जो ये ईरानी प्रभाव, क्योंकि आपस्तंभ सूत्र में इसका बाकायदे उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो पिपरावा का बौद्ध स्तूप देखिए, पटना की यक्ष प्रतिमाएं देखिए, लोहानीपुर से जो जैन तीर्थंकर है उनकी जो प्रतिमाएं उनको देखिए, तो ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि नहीं, ये पालिश जो है वो भारतीयता को व्यक्त करता है, यानी हमारी निजता है, किसी ईरानी प्रभाव का परिणाम नहीं। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय माना। इस तरह से इनको आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखिए तो अशोक के जो स्तंभ है, अच्छा यहां अशोक के स्तंभ पर यदि प्रश्न आता है तो आप ये बनाएंगे संरचना, थोड़ा इसके भाग स्पष्ट करेंगे और
इसके बाद आप जो है इसको आप अंड को तना भी आप लिख सकते हो। ये बनाने के बाद थोड़ा सा इसको विश्लेषित भी करें। अशोक ने विभिन्न स्तंभों को, जिसमें सिर्फ ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया, और अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करवाया, जिसमें उसकी योजनाओं, उसकी प्रशासकीय बातें, धर्म और शासन प्रशासन से संबंधित, लोक कल्याणकारी कार्यों से संबंधित बातें स्पष्ट रूप में दिखाई देती। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं कि कैसे ये महत्वपूर्ण। तो ये जो कमल घंटा की आकृति है, शीर्ष है, जानवरों का है, पालिस है, सपाट है, एकास्मक है, ये सब हमारी अपनी निजता है, हमारी भारतीय विशेषता है। इसको हम किसी की प्रेरणा या नकल का परिणाम नहीं कर सकते। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो कला वाले जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसमें चित्र जरूर बनाना है। चित्र बनाओ, उदाहरण दे दो। जैसे स्तंभ है, अब इसमें अशोक का स्तंभ, अशोक का, और स्पेशली मैं इसको लिख ही देता हूं, जैसे सारनाथ स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ, और सारनाथ स्तंभ के नीचे जो है जानवरों का चित्रण है। इस तरह से जो हमको हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक दो उदाहरण आप चाहे और दे दो। संकिसा में हाथी है शीर्ष पर, रामपुरवा में जो है बैल है, और लौरिया नंदन में सिंह है। तो आप ये भी बता सकते हो, जैसे अगर आपके पास फैक्चुअल जानकारी है तो उसको मेंस में इस्तेमाल करो कि जैसे अच्छा इसमें ये चीजें हैं। यही तो होता है ना कि जो बच्चे नंबर पा जाते हैं कि वो प्रीलिम्स के फैक्ट्स का इस्तेमाल मेंस में करते हैं। ये सारी चीजें आप बता दो स्पष्ट तरीके से। इसके अलावा देखो, मौर्यकालीन कला में अगर और देखोगे बच्चों, तो उसमें जैसे राजप्रासाद जो है पाटलिपुत्र का, तो पाटलिपुत्र के राजप्रासाद के बारे में आप विश्लेषण भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा ऐसा कुछ मिला नहीं है। अब यही कर सकते हो कि पाटलिपुत्र में एक राजप्रासाद था जिसका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है, फाहियान ने किया है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चर्चा मिलती है। गंगा सोन नदी के तट पर था, इसके चारों ओर गहरी खाई का उल्लेख मिलता है। नगर को लकड़ी की दीवार से घेरा गया था, इसलिए कौटिल्य ने आग को जो है एक खतरा माना था, क्योंकि लकड़ी का भवन है तो इसमें आग लगने की संभावना थी। इसलिए मेगस्थनी जिसकी तुलना करता है सूसा एक बतना से भी बड़ा, और चूंकि पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहां कास्ट की उपलब्धता थी, पाषाण का अभाव था, इसलिए कास्ट का राजप्रासाद बनवाया गया। पटना के कुम्हार एक जगह है पटना में ही, वहां से जो है 80 स्तंभ युक्त चंद्रगुप्त मौर्य के महल का प्रमाण मिलता है। अब देखो क्या है बच्चों की, हर युग का जो
शासकीय भवन होता था, हर युग का अपना एक प्रभाव था। उसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे मौर्य काल में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग कुछ खास था नहीं। रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे। राजमहल के चारों ओर अगर खाई खुदवाई जा रही है, इसका मतलब है कि हाथी और घोड़े क्रॉस नहीं कर पाए इसको। तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया कि किसी भी भवन की जो संरचना होती है, उसकी संरचना में हम सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं वैभव के साथ साथ। तो चूंकि वहां कास्ट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए कास्ट का ही निर्माण किया जाए, कास्ट से ही निर्माण किया जाएगा। वहां पाषाण का अभाव है। इस तरह से जो है इनको हम देख सकते। अब राजप्रासाद का कोई चित्र नहीं बना सकते, हाँ, लेकिन अगर मौर्यकालीन कला पूछे, मौर्यकालीन कला अगर भाईदेव पूछता है, तब तो आपको इसमें राजप्रासाद बताना होगा। थोड़ा सा विश्लेषण कर देंगे राजप्रासाद के बारे में, फिर इसमें स्तंभ बताने पड़ेंगे, स्तूप बताने पड़ेंगे, विहार बताने पड़ेंगे, गुफाएं बतानी पड़ेंगी। यानी ये मौर्य काल में 5 चीजें बतानी पड़ेंगी। चैत्य चाहे ना बनाओ, बताओ। तो ये जरूर लेकिन स्पष्ट करना, इतनी चीजें थी, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जा सकती। तो इस रूप में अगर आप देखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि 4वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास भवनों का निर्माण इस रूप में होना न सिर्फ उपलब्ध संसाधनों की प्रकृति को व्यक्त करता है, बल्कि सुरक्षा के स्वरूप को भी निर्धारित करता है। आज जिसे आप परमाणु बम का युग है, परमाणु बम फेंकने के लिए विमान मिसाइल आवश्यक है। और जो है अब हम कंप्यूटर से भी चला सकते हैं मिसाइल को, बैठे बैठे घर में सारी चीजें रिमोट कंट्रोल से काम हो रही है। और इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है इतना स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर देंगे। अगर मौर्यकालीन कला की विशेषता पूछता है तो आप स्तंभ बनाए, स्तूप बनाए, चैत्य बनाए, विहार बनाए। अब बनाने को तो आप आकृति में भवन भी बना दीजिए, उसके किनारे किनारे खाई दिखा दीजिए, पानी दिखा दीजिए, बनाने को बना सकते हैं। लेकिन यह है कि वस्तुनिष्ठ रूप में आप इन सब को बना सकते हैं कि जैसे ये स्तूप है, विहार है, चैत्य है, उसी तरह से जो है ये स्तंभ है। ये 4 अगर आकृति आप बना देते हो तो इसका मतलब है कि काफी महत्वपूर्ण है, कंप्लीट हो जाएगा उत्तर आपका। इस रूप में हम मौर्य कला को देख सकते हैं।
चूंकि सिलेबस में बहुत क्लैरिटी नहीं है तो इसलिए आपको जो सूचनाएं हैं, चूंकि मौर्य कला मेंशन किया है आपको सिलेबस में, तो उसमें जो है कुछ चीजें आपको बतानी होगी। जैसे गुफाओं में आप बराबर पहाड़ी की गुफाएं थी, नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाएं थी, ये दोनों बिहार में हैं। और ये जो है इस तरह से इनको आप स्पष्ट कर सकते हैं। चैत्य विहार और स्तूप स्तंभ, ये चार जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। इस रूप में इनको हम देख सकते हैं। चैत्य को कभी कभी आप देखिए कि जैसे पत्थरों की सहायता से बनाया जाता था, जबकि कहीं कहीं पहाड़ों को काट कर बनाया जाता है। तो चैत्य गृहों की महत्ता है, इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं। इस तरह से इनको आप देख सकते हैं। अब देखिए कि इन्हीं चैत्य स्तूप विहार गुफाएं, ये सब कालांतर में मिलकर के मंदिर निर्मित, मंदिर निर्मित, मंदिर निर्माण। वैसे तो मंदिर के मोटे तौर पर हमें तीन स्वरूप देखने को मिलते हैं। नागर शैली, बेसर शैली और द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली, तो कुल मिला के अगर आप देखिए तो तीन शैलियां पूरे भारत में प्रचलन में थी। और इनमें जो प्रमुख शैली है वो द्रविड़ शैली, वो सॉरी दक्षिण की द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली। इनको अगर हम मैप से समझें, ये नागर शैली, ये बेसर शैली, ये द्राविड़ शैली। इसमें अगर हम नागर शैली की बात करें तो
ये एक आधार पर जिसे अधिष्ठान कहते थे, ये मंदिर है, ये रेखीय है, रेखीय शिखर। वर्गाकार का गर्भगृह, ये जो है मेन एरिया है, ये अधिष्ठान है, गर्भगृह है, शीर्ष है, ये आमलक, आमलक, ये अधिष्ठान, ये नागर शैली के मंदिर है। इसको इस तरह से, द्राविड़ शैली की बात अगर हम करें, इनमें ये आयताकार, आयताकार गर्भगृह, आयताकार गर्भगृह, पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा शिखर, पिरामिड नुमा शिखर, ये स्तूपिका, स्तूपिका, बेसर शैली जो होती है, ये नागर प्लस द्राविड़, द्राविड़ मिला दे तो दोनों के मिलाने से नागर शैली के उदाहरण में अगर आप देखो तो उड़ीसा के मंदिर, उड़ीसा के मंदिर जैसे लिंगराज का मंदिर, लिंगराज का मंदिर, लिंगराज का मंदिर पहली चीज। इसके अलावा आपको बताएं कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी जगन्नाथ पुरी का मंदिर, ये भी जो है देख सकते हो, इनको भी आप देख सकते हो। इसमें जो खास बात है उसको अगर आप देखो तो क्या है कि नागर शैली की जो विशेषता है, जैसे नागर शैली की ये मंदिर, मंदिर में कुछ चीजों तो कुछ विशेषता के रूप में अगर आप देखो तो द्राविड़ शैली में, नागर शैली में स्पष्ट अंतर आपको दिख रहा है। बेसर शैली में ये ऊपर वाला पोर्शन नागर का हो जाता है और नीचे वाला पोर्शन ये जो गर्भगृह है जो है ये द्राविड़ का हो जाता है, दोनों मिलाकर के। मंदिर की विशेषता के बारे में थोड़ा बताएं। मंदिर चबूतरे पर बनाया जाता था जिसे हम अधिष्ठान कहते हैं। फिर गर्भगृह जैसे नागर का वर्गाकार होता था, द्राविड़ का आयताकार होता था। गर्भगृह
मेन मुख्य पक्ष है मंदिर का, क्योंकि इसी गर्भगृह में ही भगवान की मूर्ति स्थापित, इसलिए गर्भगृह। या इसको अगर हम तुलना करें बच्चों, तो ये गर्भगृह कमोबेश वैसा ही है जैसे स्तूप में हर्मिका होती थी। हर्मिका क्या थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। तो हर्मिका जो है वो पवित्रतम भाग होता है, उसी तरह से ये गर्भगृह भी पवित्रतम भाग है इसका। फिर उसके बाद जो है शिखर आता है, अधिष्ठान, गर्भगृह, शिखर। शिखर जो है वो रेखीय शिखर है नागर शैली में। नागर शैली में रेखीय शिखर है और द्राविड़ शैली में पिरामिड नुमा शिखर। शीर्ष पर आमलक है, शीर्ष पर स्तूपिका है। लेकिन जो एक खास बात, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय बात द्रविड़ मंदिर में, वो है वो है प्रवेश द्वार। जिसे हम गोपुरम कहते हैं, गोपुरम कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। यानी एक तरह से अगर आप देखेंगे तो जो अंतर है वो यही है। जबकि गर्भगृह का भी अंतर है, शीर्ष शिखर का भी अंतर है, लेकिन गोपुरम एक खास बात है, प्रवेश द्वार। अगर आप दक्षिण के मंदिर गए हो, इसके उदाहरण में अगर आप देखो, द्रविड़ शैली के उदाहरण में एक तो हम बृहदेश्वर मंदिर को देख सकते हैं, बृहदेश्वर, कंपहरेश्वर मंदिर, रावतेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, पल्लव शासक जो है जिसका नाम था नरसिंहवर्मन, उसने जो है कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, वो भी द्रविड़ शैली का उदाहरण है। तो हर एंगल से अंतर भी स्पष्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें अलग है, उनको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रमुख रूप से जो बातें हैं वो ये है कि नागर शैली का जो समय है, यद्यपि मंदिर निर्माण का आरंभ गुप्त काल से होता है। गुप्त काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठान का पार्वती मंदिर, भीतरगांव का मंदिर ईंटों से बना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में। तो मंदिर का आरंभ हम गुप्त काल से ही देखते हैं, यानी एक तरह से देखिए तो चौथी सदी से ही मिलने लगता है। और यही चीजें और आगे विकसित हो जाए, इस रूप में इनको हम देखें। गुप्त काल में जो मंदिर है उसमें अगर आप देखें तो जो
दशावतार का मंदिर है। पहली बार दशावतार के मंदिर में हमें शिखर देखो, शीर्ष जिसको आप, यद्यपि यह मंदिर पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली में जैसे विष्णु है, शिव है, दुर्गा है, सूर्य है और गणेश। पंचायतन शैली में सभी की पूजा का विधान था। गणेश जी तो वैसे भी गणेश पूजा जो है वो कोई भी काम श्री गणेश होता है। गणेश जी की पहली पूजा कहा ही जाता है श्री गणेश, यानी आरंभ। श्री गणेश करना यानी आरंभ करना, प्रारंभ करना। इन मंदिरों में अगर आप देखें तो वही आस्था से जुड़ी चीजें हैं। भगवान के प्रति जो विश्वास, जो समर्पण है, सम्मान है, वही चीजें व्यक्त हो रही। इस तरह से इनको आप देखो। और जो खास बात है इसमें वो ये है कि जहां जैसी प्रवृत्ति, सोच, विचार आया, उस हिसाब से मंदिर की संरचना बदल गई। गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और अगर आप देखिए तो दशावतार मंदिर से पहले, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जो है चित्रण है, मतलब अभिव्यक्ति है, पहली बार इसमें हम शिखर का प्रयोग देखते हैं। इसके पहले सपाट टाइप के मंदिर बनते थे। यही चीजें और आगे जब विकसित होती हैं तो ये उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण की शैली आती है, जिसे हम नागर शैली कहते हैं। नागर शब्द नगर से, नागर शब्द जो है वो नगर से बना है। और कैसे जो है वो विकसित हो रही। पहले साधारण ईंट से मंदिर बन जाते थे बिना शिखर के, फिर मंदिर थोड़े और बड़े बने, शिखर बनने लगा, फिर और विकसित होकर नागर शैली में नगर से नागर बना है। यानी जब नगरों में मंदिरों का निर्माण होने लगा तो वो नागर शैली का है। इसमें कालक्रम के हिसाब से देखेंगे तो ये 7वीं सदी से 13वीं सदी तक का समय जो है वो नागर शैली के मंदिर निर्माण का माना जाता है। जो हम मैप में आपको बताए हैं, उत्तर की जो शैली है वो नागर शैली। इसमें क्षेत्र को देखेंगे तो ये उत्तर की शैली है और हिमालय से लेकर के ये विंध्याचल पर्वत के पहले तक को माना जाता है। यानी ये जो माने एक जो रेखा बना दी है, ये रेखा ही नागर शैली की बाउंड्री को व्यक्त करता है, यानी सीमा यही। अगर इनके उदाहरण हम देखेंगे तो उड़ीसा विशेष रूप से, लेकिन बंगाल में पाल वंश, सेन वंश, ओडिशा में सोम वंश, चेदी वंश, मध्य प्रदेश में चंदेल वंश, कलचुरी परमार वंश, उत्तर प्रदेश में
प्रतिहार, गढ़वाल, गुजरात के सोलंकी, चालुक्य, दिल्ली राजस्थान के चौहान, ये सब जो वंश, ये नागर शैली के मंदिरों को संरक्षण, जिसे राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर को आप देखिए, गुजरात में भी सूर्य मोडेरा को आप देख सकते हैं। तमाम ऐसे मंदिरों के प्रमाण आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के देखिए तो हम देख सकते हैं कि नागर शैली में बहुत व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य किया गया, जिसको आप पूर्व में बंगाल उड़ीसा से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर में हिमालय तक जा सकते हैं। एक बड़ा क्षेत्र इसके प्रभाव में आ रहा है, देख रहे हैं। कुछ कुछ थोड़े थोड़े अंतर भी हैं, जैसे चंदेलों ने जो मंदिरें बनवाई उसमें मंदिरों में जालियों का भी प्रयोग किया, यद्यपि कुछ अलग अलग शब्दों के भी प्रयोग होते हैं। जैसे उड़ीसा के मंदिर में गर्भगृह को देउल कहा जाता है, मंडप को जगमोहन कहा जाता है। तो कुछ स्पेसिफिक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, वहां की उस भाषा के हिसाब से किया जाता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो वही सारी चीजें जो देखी जाती है। और जब हम बेसर शैली की बात करते हैं तो जो कि बेसर शैली में अगर आप देखेंगे तो जो शीर्ष वाला पोर्शन है उसमें नागर शैली की शीर्ष वाले पोर्शन को देख सकते हैं, जबकि जो गर्भगृह है उसमें थोड़ा सा द्रविड़ फूट दिखाई देता है, इसीलिए इसको नागर प्लस द्रविड़ के रूप में व्यक्त किया जाता। बेसर का वैसे अर्थ होता है गधा, सॉरी खच्चर। बेसर का अर्थ होता है खच्चर, लेकिन यहाँ जब हम बेसर शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो उसके मूल में यह है कि यह दोनों शैलियों को मिला के बनाया गया है, बेसर शैली। इसका समय भी 8वीं से 14वीं सदी तक का माना जाता है, और इसका क्षेत्र जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, विंध्याचल से कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का समय, यानी कृष्णा नदी से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, इसको हम मोटे तौर पर देख सकते हैं बेसर शैली के लिए। उदाहरण के रूप में अगर आप देखिए तो राष्ट्रकूट शैली बेसर शैली का उदाहरण है, जैसे कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चालुक्यों का होयसलों का होयसलेश्वर मंदिर, चालुक्यों का जो मेगुती मंदिर है, तो देवगिरी के जो यादव की मंदिरों को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम, इनके मंदिरों को देख सकते हैं। ये बेसर शैली के उदाहरण है। इनका जो है वो, चूंकि इसमें नागर और द्रविड़ दोनों प्रकार की विशेषताएं थी, तो दोनों विशेषताओं को इसमें हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें द्रविड़ शैली को, तो द्रविड़ शैली का भी समय बच्चों, मैप में ही मैंने आपको बताया कि ये कृष्णा तुंगभद्रा से लेकर के ये कन्याकुमारी तक का जो एरिया है, ये आप इसको देख सकते हैं। ये सुदूर दक्षिण का जो एरिया है,
वो माना जा सकता है। तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंध्र, दक्षिणी कर्नाटक वगैरह को इसमें आप रख सकते हैं। और ये 7वीं से 18वीं सदी तक चली। कारण क्या है कि इसका विकास तो बच्चों विजयनगर के काल तक चला है, मंदिर का विकास। और इसमें अगर आप देखें तो जैसे उदाहरण के लिए इसमें बहुत सारी मंदिर, पल्लव काल के मंदिर को आप देख सकते हैं, जैसे कैलाशनाथ मंदिर जो नरसिंह वर्मन के मंदिर थे। चोलों के, जैसे बृहदेश्वर मैंने लिखा ही है तमिलनाडु में, तो बृहदेश्वर मंदिर जो राजराज प्रथम ने बनवाया था, एक दिव्य मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। तो इस तरह से बृहदेश्वर मंदिर को भी हम देख सकते हैं। इसमें इतना जो है व्यापक, इसमें जो दिव्यता है, प्रभावोत्पादकता है, आध्यात्मिकता है या धार्मिकता है, वो अतुल्य है। इतना बड़ा मंदिर ये बनवाया गया है। पांडे शासकों ने भी जो बनवाया, इसमें चेंज भी होते रहे। जैसे पल्लव काल से इसका आरंभ तो होता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता है। ऐसे बच्चों जैसे कि अगर आप देखें तो पहले पल्लव, चोल, पांड्य में डेवलप होता रहा, लेकिन विजयनगर काल में इसमें कुछ नई नई चीजें जुड़ी। जैसे कल्याण मंडपम का इसमें कॉन्सेप्ट जुड़ा गया, एक मंदिर प्रांगण बनने लगा, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो गया। कल्याण मंडपम में ये था कि मंदिर है, इसमें बड़ा एक एरिया है, और वहां विवाह जैसे शादी समारोह जैसे आयोजन भी होने लगे। इस रूप में भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे आयम माँ करके एक पार्ट इसका होता है, जिसमें आयोजनों को व्यक्त किया जाता है। विजयनगर काल में स्पेशली देखिए, विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस रूप में महत्वपूर्ण था, और इसमें कृष्णदेवराय ने किस तरह से मंदिरों को बनवाया, और बहुत दिव्य मंदिरों का निर्माण किया। जो मंदिरें थी इनका जो है देखने लायक। दक्षिण में आप देखें जाएं, मैं तो कुछ कुछ जगह हमें देखने का सौभाग्य मिला। जो गर्भगृह, सॉरी, गोपुरम था बच्चों, गोपुरम इतना खूबसूरत बनता है मंदिर के शीर्ष से थोड़ा सा नीचे, बस कितना सजाया जाता है, खूबसूरती, साफ सफाई को आप देखिए दक्षिण के मंदिरों में, तो प्रफुल्लित हो जाए मन देख करके। और इसमें अगर आप देखिए तो बाद में नृत्यशाला वगैरह भी, गीत संगीत, तमाम आयोजन, और कुल मिला के देखिए तो जो शैलियां विकसित हुई मंदिर निर्माण की, उसमें द्रविड़ शैली विशेष रूप से उल्लेखनीय माना, क्योंकि इस शैली में जो मंदिरों का निर्माण किया गया, स्पेशली चोल शासकों ने, चोल शासक बड़े उत्साही निर्माता थे,
भगवान शिव को मानने वाले थे ये, तो इन्होंने बहुत दिव्य मंदिरों का निर्माण किया, बहुत विशाल मंदिरों का निर्माण किया। बृहदेश्वर मंदिर वगैरह को देखिए तो इस रूप में इनका महत्व है। अब बाय द वे अगर प्रश्न पूछता है आपसे इसमें, तो संभावनाएं जो हमें दिख रही हैं वो ये है बच्चों कि अगर तुलनात्मक पूछ ले, जैसे आईएएस में इस बार आईएएस की जनरल स्टडी जो अभी पेपर हुआ 2022 में, उसमें नागर द्रविड़ शैली वगैरह को पूछा है, तो हो सकता है पूछे। तो जितनी बातें मैंने बताया, पहले तो आप ये दोनों मंदिर बना दें, ध्यान रखेंगे मंदिर बनाना बहुत जरूरी। मंदिर अगर आपने बना दिया तो आधा उत्तर हो, और मंदिर के विभिन्न खंडों को देखिए। जैसे द्रविड़ शैली के मंदिर बना रहे तो गोपुरम दिखाइए, गर्भगृह दिखाइए, शिखर दिखाइए, शीर्ष दिखाइए, फिर उदाहरण दीजिए, उसको राज शासन से जोड़ दीजिए, टाइम दीजिए। तो इसमें 5-6 बातें जो प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है उनको आप व्यक्त करें। ये इसलिए जो है महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। और दक्षिणी के मंदिर की एक और खास बात थी बच्चों, ये मंदिर आर्थिक गतिविधियों में भी रुचि लेते थे। जैसे बैंकर का काम भी करते थे, सार्वजनिक महत्व के काम करते थे, ऋण भी देते थे लोगों को, सड़कें बनवाना, तालाब खुदवाना, जो है स्कूल खुलवाना, पाठशाला विद्यालय जो है ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण कि कैसे जो है ये दक्षिण भारत में आर्थिक गतिविधियों को उन्नत कर रहे हैं। अच्छा, जो लाभ मिलता था उस लाभ को ये निवेश कर, सार्वजनिक महत्व के कार्यों में निवेश कर, किसी को धन की जरूरत होती थी तो उसको इंटरेस्ट पर देते थे। यानी एक तरह से अगर आप देखिए तो इन मंदिरों की हर प्रकार की भूमिका है। अब एक मंदिर निर्माण के औचित्य को अगर हम देखें तो एक तो ये धार्मिक आराधना पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज जो है महत्वपूर्ण बात है बच्चों, वो ये है कि ये मंदिर जो है, जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा साम्राज्य। तो मंदिर निर्माण साम्राज्यिक गौरव से जुड़ गया और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया। यानी मंदिर में धार्मिक के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष पक्ष भी व्यक्त हो रहा है। इस तरह से भी इसको आप देख सकते हैं। एक तो अपने आराध्य की पूजा करना, ये धार्मिक पक्ष हो गया। जो जिस देवता की पूजा करता है उसको उस हिसाब से व्यक्त करता है कि कोई शिव की पूजा कर रहा है तो शिव मंदिर, विष्णु की पूजा कर रहा है विष्णु मंदिर, माता की पूजा कर रहा है देवी मंदिर, गणेश जी का मंदिर, बजरंग बली का मंदिर। तो तमाम तरह के जो है पक्ष सामने, स्पेशली आराध्य को लेकर, जो जिसकी आराधना करता है उसको जो है महत्व देता है। पहली चीज तो ये तो धार्मिक पक्ष हो।
धर्मनिरपेक्ष पक्ष में जाएंगे। अगर बाय द वे इस ढंग से क्वेश्चन, यद्यपि अभी इस ढंग के क्वेश्चन आईएएस में भी नहीं पूछे, लेकिन लेक्चर में कटौती नहीं करता मैं। कैसे मंदिर का धर्मनिरपेक्ष पक्ष उभरता है, कैसे? जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा साम्राज्य, यानी साम्राज्यिक वैभव को व्यक्त कर रहा है। बड़ा साम्राज्य का मतलब होता है कि राजनीतिक शक्ति बड़ी है, राजनीतिक शक्ति बड़ी है। और मंदिर बनवाना, जैसे आज भी मंदिर बनवाना क्या है, आज भी मंदिर बनवाना सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय है। आप अगर मंदिर बनवाते हो तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय। आप कहीं भी देखिए मंदिर बनवाया जाता है, सार्वजनिक महत्व का प्रश्न तो है ही है, लेकिन जैसे इसमें यह भी देखा जाता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। आज भी मंदिरें बनवाई जा रही हैं, एक व्यक्ति प्रमुख होता है, अन्य लोगों का सहयोग लिया जाता है। मंदिरों के बारे में यह भी कहा जाता है, शास्त्र जो कहता है कि मंदिर सबके सहयोग से बनवाना चाहिए, चाहे 1 रुपया लें, लेकिन कई लोगों से, क्योंकि भगवान की जो संकल्पना है, प्रभु की जो संकल्पना है, वो पूरे ब्रह्मांड को लेकर की जाए। फिर अर्थ, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मंदिर बैंकर की भूमिका में, बैंक जो है, बैंक का काम है। तो किसी भी व्यक्ति को यदि ऋण की जरूरत है तो मंदिर से ले लेता था। और इसके अलावा सार्वजनिक महत्व के जो कार्य होते थे वो भी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। तालाब खुदवाना, कुएं खुदवाना, विद्यालय खोलना, वृक्षारोपण करना, पाठशाला खुलवाना, तो ये भी महत्वपूर्ण। तो कुल मिला के अगर आप देखिए बच्चों, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी पक्षों को। बाय द वे मंदिर निर्माण पे, यद्यपि अभी बीपीएससी का क्वेश्चन सीधा सीधा ही आ रहा है, ज्यादा ट्विस्ट नहीं कराते। कल्चर में हमने देखा मंदिर निर्माण को बाय द वे अगर पूछते हैं डायरेक्ट पैसे, क्योंकि मेंशन तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया, पूछता भी तो कोई खतरा नहीं, बढ़िया से लिख देना आप। बट यह है कि मंदिरों में आप देख सकते हैं कि धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, दक्षिण के मंदिरों में तो दोनों बातें देखें, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों बातें। तो इस तरह से मंदिरों की भूमिका को हम स्पष्ट करते हैं, कैसे जो है प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का विकास जो है भारतीय संदर्भ में व्यक्त होता है। कहने का मतलब यह है बच्चों की ये उसी स्थापत्य वास्तुकला का विकास है जो बुद्ध युग से शुरू हो। ठीक, कल हम लोग पाल कला को देखेंगे, फिर अन्य पक्षों को भी थोड़ा देखेंगे, मूर्ति कला को देखेंगे, चित्रकला को देखेंगे, और लास्ट में ललित कला को देखते हैं। कल मिलते हैं।